हेलो दोस्तों। तो आज से एक नई प्लेलिस्ट शुरू हो रही है डायनेमिक प्रोग्रामिंग की। तो आज इसकी पहली वीडियो में हम सबसे पहले तो जानेंगे कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग होती क्या है। उसके हम जानेंगे कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई प्रॉब्लम डायनेमिक प्रोग्रामिंग की है कि नहीं है। उसके बाद एक बार हमें पता चल गया कि ये प्रॉब्लम डायनेमिक प्रोग्रामिंग की है, तो हम उसे अप्रोच कैसे करेंगे। तो ये आज की इस वीडियो का मेन फोकस होगा, ठीक है। क्योंकि एक बार अगर आपको पता चल गया कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम है या नहीं है, तो आप उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक। तो पहले तो समझते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग होती क्या है। ठीक। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग होती क्या है। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग बेसिकली एक ऑप्टिमाइजेशन है रिकर्सन के ऊपर। ऑप्टिमाइजेशन यानी कि हम जो रिकर्सन यूज करते हैं ना कोई सॉल्यूशन पाने के लिए, उसको ऑप्टिमाइज करता है डायनेमिक प्रोग्रामिंग। कैसे करता है देखो, मैं एक एग्जांपल के साथ आपको सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ये एग्जांपल अगर आपने पकड़ लिया ना, तो आप इजीली किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पाएंगे और उसका सॉल्यूशन लिख पाएंगे। ठीक। तो मैंने एग्जांपल लिया है फिबोनाची सीक्वेंस का। देखो फिबोनाची सीक्वेंस में क्या होता है, हमें पता है। सपोज ये फिबोनाची सीक्वेंस है, ठीक है। फिबोनाची ऑफ 0 0 होता है, फिबोनाची ऑफ 1 1 होता है, फिबोनाची ऑफ 2 भी 1 होता है, फिबोनाची ऑफ 3 2 होता है, फिबोनाची ऑफ 4 3 होता है। फिबोनाची ऑफ 4 क्या होता है असल में, फिबोनाची ऑफ 3 प्लस फिबोनाची ऑफ 2। ऐसे फिबोनाची ऑफ 5 क्या होगा, फिबोनाची ऑफ 4 प्लस फिबोनाची ऑफ 3, यानी कि 3 + 2 5। ऐसे फिबोनाची ऑफ 6 क्या होगा, 5 + 4। तो उसका जो सिंपल रिकर्सिव सॉल्यूशन होगा ना, उसमें हम क्या लिखेंगे कि हमें क्या चाहिए, फिबोनाची ऑफ n-1 प्लस फिबोनाची ऑफ n-2 किसी भी n के लिए। और बेस केस क्या होगा, जब n लेस देन इक्वल टू 1 होगा, यानी कि जब n 1 हो गया या फिर जब n 0 हो गया, तो मैं 1 और 0 रिस्पेक्टिवली रिटर्न कर दूंगा। तो उसको समझते हैं इसका ट्री बना के। मैं इसका रिकर्सिव ट्री बनाता हूँ और फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि हो क्या रहा है असल में। देखो, अगर मैं अगर मैं n = 5 के लिए सॉल्व करूँ, n = 5 के लिए सॉल्व करूँ और आपको समझाऊँ, तो 5 से क्या हो रहा होगा, 5 से हर जगह से देखो दो कॉल लग रही है ना, n-1 पे और n-2 पे दो कॉल लग रही है। तो पहली कॉल लगेगी n-1 पे। जब n-1 वाली कॉल खत्म हो जाएगी तब n-2 वाली कॉल लगेगी। तो n = 5 के लिए देखो, मैं n-1 वाली कॉल लगाता हूँ, ठीक है। पहले मैंने कॉल लगाई 4 पे, 4 से कॉल लगी 3 पे, 3 से कॉल लगी 2 पे, और 2 से कॉल लगी 1 पे। 1 क्या है, बेस केस है, इसने क्या रिटर्न किया, 1। इसने 1 रिटर्न किया। अब इसकी दूसरी साइड कॉल लगेगी, दूसरी साइड यानी कि 0 पे कॉल लगेगी। 0 ने क्या रिटर्न किया, 0। तो इस लेवल पे देखो, इस लेवल पे मेरा फिबोनाची ऑफ 2 कैलकुलेट हो चुका है। असल में फिबोनाची ऑफ 2 कैलकुलेट हो चुका है, जो क्या है 1 + 0 यानी कि 1। इस लेवल पे क्या हुआ, फिबोनाची ऑफ 2 कैलकुलेट हो चुका है, अभी करंटली अभी कैलकुलेट हो चुका है, ठीक है। अब फिबोनाची ऑफ 2 क्या रिटर्न करेगा, फिबोनाची ऑफ 3 को, 3 वाली कॉल ने 3 ने 2 पे कॉल किया था, 2 का आंसर आ चुका है जो कि 1 है। 1 नहीं, बेसिकली ये 2 है। हाँ 1 है, सॉरी 1 है। फिबोनाची ऑफ 2 ने रिटर्न किया 1 फिबोनाची ऑफ 3 को। अब फिबोनाची ऑफ 3 की लेफ्ट वाली कॉल खत्म हो चुकी है, फिबोनाची ऑफ 3 ने राइट वाली कॉल लगाई। राइट पे किस पे कॉल लगाई, 1 पे। n-1 पे कॉल लगाई थी, n-1 वाली कॉल थी 2 पे, n-2 वाली कॉल होगी 1 पे। 1 बेस केस है, ये भी रिटर्न करेगा 1। तो इस लेवल पे देखो, इस लेवल पे फिबोनाची ऑफ 3 मेरा कैलकुलेट हो चुका है, जो है 1 + 1 यानी कि 2। फिबोनाची 3 कैलकुलेट हो चुका है, जो है 2। यही तो है। अब देखो, ये रिटर्न क्या करेगा, ये 4 को रिटर्न करेगा 2, 4 को 2 रिटर्न करेगा। 4 की लेफ्ट वाली कॉल पूरी हो चुकी है। अब 4 राइट पे कॉल लगाएगा, यानी कि 2 पे कॉल लगाएगा। n-1 वाली कॉल हो चुकी है, n-2 वाली कॉल लगाएगा। अब ये n-2 वाली कॉल क्या करेगी, फर्दर अपनी दो कॉल्स लगाएगी। अब एक चीज देखो, यहाँ पे आपने फिबोनाची ऑफ 2 कैलकुलेट कर दिया था, लेकिन यहाँ पे जब 4 पे फिबोनाची ऑफ 3 का आंसर आया ना, 4 फिर से कॉल कर रहा है फिबोनाची ऑफ 2 पे। तो इस चीज का कोई सेंस है नहीं, क्योंकि असल में आप फिबोनाची ऑफ 2 कैलकुलेट कर चुके हो। यहाँ पे आप 2 कैलकुलेट कर चुके हो, लेकिन आप यहाँ फिर से कॉल लगा रहे हो, क्योंकि आपका जो सोल्यूशन है, आपने सोल्यूशन ऐसे ही लिखा है। अब ये 2 क्या करेगा, फिर से कॉल लगाएगा 1 और 0 पे, 1 और 0 पे, जो इसको 1 1 रिटर्न करेगा और 0 0 रिटर्न करेगा। यहाँ पे फिर से फिबोनाची ऑफ 2 बना, जो हुआ 1, और ये 1 रिटर्न करेगा। तो फिबोनाची ऑफ 4 क्या बन जाएगा, 2 + 1 यानी कि 3। अच्छा, अब ये 3 रिटर्न करेगा। 5 की लेफ्ट वाली कॉल ने 3 रिटर्न कर दिया।
5 राइट वाली कॉल लगाएगा n-2 पे, यानी कि 3 पे। अब एक चीज देखो, फिबोनाची ऑफ 3 तो यहाँ कैलकुलेट हो चुका था ना, यहाँ फिबोनाची ऑफ 3 आपने कैलकुलेट कर दिया था। तो यहाँ पे फिर से आप फिबोनाची ऑफ 3 पे कॉल लगा रहे हैं। फिर से कॉल लगाने के बाद फिर से इसका ट्री और बड़ा बनेगा। कैसे बनेगा? ये 2 पे कॉल लगाएगा और एक 1 पे कॉल लगाएगा। 1 वाली कॉल दूसरे 1 रिटर्न करेगी, 2 वाली कॉल फिर से 1 और 0 पे कॉल लगाएगी। अब फिर यहाँ से इसको 1 रिटर्न होगा, यहाँ से 0 रिटर्न होगा, फिर यहाँ से फिर से 1 रिटर्न होगा, इस पर 2 आएगा और फिर ये 2 रिटर्न करेगा। तो इस तरीके से फिबोनाची ऑफ 5 आपका कैलकुलेट होगा। 3 + 2 यानी कि 5। यहाँ से 3 आया, यहाँ से 2 आया। तो यहाँ अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ क्या हो रहा है, देखो यहाँ मल्टीपल कॉल्स लग रही हैं। देखो 3 यहाँ कैलकुलेट हो चुका था, लेकिन यहाँ आपने फिर से 3 पे कॉल किया जिस कॉल की जरूरत नहीं थी। ऐसे 2 यहाँ कैलकुलेट हो चुका था, लेकिन इस 2 पे आपने फिर से कॉल की जिसकी जरूरत नहीं थी। तो अब इसे ऑप्टिमाइज करने का तरीका है डायनेमिक प्रोग्रामिंग। ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे? देखो मैं क्या कर रहा हूँ, जहाँ पे मेरा आंसर बना ना, यहाँ पे मेरा आंसर बना था फिबोनाची ऑफ 2 का, तो मैं इस आंसर को स्टोर कर दूंगा एक एरे में। एक एरे बनाऊंगा और एक एरे पास करता रहूंगा इस फंक्शन कॉल के साथ। हर एक फंक्शन कॉल के साथ मैं एरे पास करता रहूंगा जहाँ पे मेरा आंसर बनेगा। जैसे यहाँ पे मेरा आंसर बना 2 के लिए, तो मैं क्या करूंगा, एरे एट 2 में 1 डाल दूंगा। यहाँ पे जो था ना, यहाँ पे वाली वैल्यू मैंने डाल दी एरे 2 में। ठीक, अब यहाँ पे मेरा क्या बना था, यहाँ पे मेरा फिबोनाची ऑफ 3 आ चुका था। तो मैंने यहाँ पे जब मेरा आंसर बना तो मैंने क्या किया, एरे ऑफ 3 में अपना आंसर डाल दिया 2। अच्छा, अब देखो जब मैं ऊपर आऊंगा 4 पे, 4 की जब राइट वाली कॉल लगेगी ना, तो हर एक कॉल लगाने से पहले मैं चेक करूंगा क्या एरे में उस कॉल के करस्पॉन्डिंग आंसर पड़ा है कि नहीं पड़ा है। हर एक कॉल लगाने से पहले मैं एरे में चेक करूंगा क्या एरे में उस कॉल के करस्पॉन्डिंग आंसर पड़ा है कि नहीं पड़ा है। देखो जब 4 ने अपनी राइट वाली कॉल लगाई 2 पे, तो मैंने 2 पे चेक किया, एरे ऑफ 2 पे क्या आंसर पड़ा है? हाँ, आंसर पड़ा है। तो एरे ऑफ 2, जो ये 2 वाली कॉल है, ये फर्दर कॉल नहीं लगाएगी और डायरेक्टली रिटर्न कर देगी जो इस पर आंसर पड़ा है। ठीक है, ऐसे ही जब 5 की राइट वाली कॉल लगी 3 पे, तो मैंने 3 पे चेक किया, क्या 3 पे आंसर पड़ा है? हाँ, 3 पे आंसर पड़ा है। तो ये कॉल आगे नहीं जाएगी, ये यहीं से मेरे को आंसर रिटर्न कर देगी 2। तो ये है सिंपली डायनेमिक प्रोग्रामिंग। डायनेमिक प्रोग्रामिंग में होता क्या है, आप एक स्टोरेज का हेल्प लेते हैं। इंपॉर्टेंट वर्ड बोल रहा हूँ मैं, स्टोरेज। आप क्या बनाएंगे, एक एरे बनाएंगे। एक एरे एक एरे एज अ स्टोरेज आप यूज करते हैं सारे आंसर्स को स्टोर करने के लिए। और जब इस आंसर की जरूरत पड़ती है तब डायरेक्टली इस आंसर को आप रिट्रीव कर देते हैं। यानी कि आप कॉल अवॉइड करते हैं, आप रिकर्सिव कॉल अवॉइड करते हैं और अपना आंसर डायरेक्टली रिटर्न कर देते हैं। तो इस चीज से हुआ क्या, आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सही हुई, इंप्रूव हुई। यानी आपको बहुत सारी कॉल्स नहीं लगानी पड़ेगी, आपका आंसर आपको जल्दी मिल जाएगा। तो इस इंप्रूवमेंट को, इस ऑप्टिमाइजेशन को, जो आप एक स्टोरेज बना के कर रहे हैं, यानी एक एरे बना के कर रहे हैं, उसे कहते हैं हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग। डायनेमिक प्रोग्रामिंग में होता क्या है, आप एक रिकर्सिव फंक्शन को ऑप्टिमाइज करते हैं एक स्टोरेज की हेल्प लेके। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिया, एक एरे लिया, एक 1D एरे लिया, जहाँ मेरे सारे आंसर मैंने स्टोर किए। जब भी कॉल लगेगी तो पहले कॉल लगने से पहले मैं इस 1D एरे को चेक करूंगा कि क्या मेरा आंसर इस एरे में पड़ा है। अगर मेरा आंसर इस एरे में पड़ा है तो मैं उस आंसर को डायरेक्टली रिटर्न कर दूंगा। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या है, एक ऑप्टिमाइजेशन है। देखो मैं इसका आपको सूडो कोड दिखाता हूँ। ठीक है, मैं इसका आपको कोड दिखाने की कोशिश करता हूँ। कोड एक्चुअली मैंने लिखा है पहले से। ये देखो मैंने क्या किया, जो पहले फंक्शन था ना, पहले फंक्शन में क्या हो रहा था, सिंपल में एन पे कॉल लगा रहा था, और क्या रिटर्न करवा रहा था, n-1 प्लस n-2 में डायरेक्टली रिटर्न करवा दे रहा था। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं साथ में एक एरे पास कर रहा हूँ। जब मैं एक एरे पास करके उसमें वैल्यू स्टोर करवाता हूँ ना किसी रिकर्सिव फंक्शन में, तो उसे हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग कहते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूँ मैं, फिर से बोलता हूँ। जब मैं किसी स्टोरेज को, फॉर एग्जाम्पल किसी एरे को पास कर रहा हूँ किसी रिकर्सिव फंक्शन में, और उसकी हेल्प से अपने रिकर्सिव फंक्शन को ऑप्टिमाइज कर रहा हूँ, तो उसे हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ क्या किया, यहाँ मैंने क्या किया, एक एरे पास किया, उसमें इनिशियली सब जगह -1 रखा। ठीक, ये चीज तो सेम है बेस केस। मैंने एक और चीज ऐड करी, क्या कॉल करने से पहले, अगली कॉल करने से पहले, ये अगली कॉल यहाँ हो रही है। ठीक है, कॉल करने से पहले मैंने यहाँ चेक कर लिया, यहाँ क्या चेक किया, क्या उस स्टोरेज में मेरा आंसर पड़ा है। जैसे अगर स्टोरेज में -1 नहीं होगा, यानी कि आंसर चेंज होगा है। स्टोरेज में अगर उस लोकेशन में -1 नहीं है, शुरू में मैंने -1 भेजा था,
अब अगर -1 नहीं है यानी कि उस जगह पे काम हो चुका है। अगर उस जगह पे काम हो चुका है तो मैं डायरेक्टली उसी आंसर को रिटर्न करवा दूंगा। नहीं तो मैं क्या करूंगा, मैं कॉल्स लगाऊंगा और कॉल्स लगाने के बाद अपना आंसर स्टोर कर दूंगा। ये एक्चुअली ये एरे होना चाहिए था, एरे, क्योंकि मैंने स्टोरेज का नाम एरे रखा है। तो मैं कॉल लगाने के बाद अपना आंसर उसमें स्टोर कर दूंगा और फिर इस आंसर को रिटर्न करवाऊंगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बेसिक समझ में आ रहा होगा डीपी का। डीपी का बेसिक क्या है कि हम ऑप्टिमाइज करते हैं किसी रिकर्सिव फंक्शन को। कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं, एक एरे पास करके, यानी कि एक स्टोरेज पास करके। ठीक, अब देखो हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कोई प्रॉब्लम डीपी की है कि नहीं है, यानी कोई प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम में हम ऑप्टिमाइजेशन लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो हमें करना क्या है, हमने सबसे पहले किसी भी प्रॉब्लम का एक रिकर्सिव सॉल्यूशन सोचना है, रिकर्सिव सॉल्यूशन सोचना है। अब उस सॉल्यूशन में चेक करना है कि क्या मल्टीपल कॉल्स लग रही हैं। जैसे यहाँ देखो, यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ मल्टीपल कॉल्स लग रही थी, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। अगर मल्टीपल कॉल्स लगती हैं तो ओवरलैपिंग हो सकती है। ओवरलैपिंग मतलब सेम सेम चीज पे दोबारा कॉल लगना। जैसे यहाँ पे देखो, 3 पे यहाँ दोबारा कॉल लग रही है यहाँ, तो इसे बोलते हैं हम ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम। जहाँ सेम चीज के लिए दोबारा कॉल लगे उसे बोलते हैं हम ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम। तो अगर मल्टीपल कॉल्स लग रही हैं कहीं तो वहां हम ऑप्टिमाइजेशन यूज कर सकते हैं। मैंने क्या कहा, पहले हम रिकर्सिव सॉल्यूशन सोचेंगे और फिर देखेंगे क्या उस सॉल्यूशन में हम मल्टीपल कॉल्स लगा रहे हैं। अगर हम मल्टीपल कॉल्स लगा रहे हैं तो हाँ, हम उसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं यूजिंग एन एरे। एक एरे पास करके हम उसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। और इसी एरे, जिस एरे को हम पास करते हैं ना, इस एरे को पास करने को हम बोलते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग। ठीक, अच्छा, दूसरी चीज, पहली चीज तो हो गई जब हम एक रिकर्सिव सॉल्यूशन सोचते हैं और उस पर मल्टीपल कॉल्स लग रही है। दूसरी चीज, जहाँ पे चॉइसेस होती हैं कि हम इस एलिमेंट को लें या इस एलिमेंट को ना लें, तो वहां भी हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग का यूज कर सकते हैं। जैसे आगे हम बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे इसके ऊपर कि कि हमें चॉइस होगी हमारे पास कि हम एक पर्टिकुलर एरे एलिमेंट को लें या ना लें, उस पर चॉइस होगी। तो वैसे हर एक क्वेश्चन पे हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग का यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको बेसिक पता चला होगा कि डीबी का बेसिक होता क्या है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग होती क्या है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग होती क्या है, जहाँ हम एक स्टोरेज पास करते हैं एक रिकर्सिव फंक्शन में, उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए। उस स्टोरेज में हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे हमारा आंसर कैलकुलेट हो रहा होगा वहाँ वहाँ पे हम अपना जो स्टोरेज है उस स्टोरेज को भरेंगे। और फिर कॉल लगाने से पहले हम चेक करेंगे क्या वहाँ पे मेरा आंसर पड़ा है। अगर वहाँ पे मेरा आंसर पड़ा है तो मैं उसी आंसर को रिटर्न करवा दूंगा। आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, आइडेंटिफाई करने का तरीका, पहला तरीका, रिकर्सिव सॉल्यूशन सोचो, वहां अगर मल्टीपल कॉल्स लग रही हैं, अगर मल्टीपल कॉल्स लग रही हैं तो हाँ, यहाँ पॉसिबिलिटी है ओवरलैपिंग की, तो तुम डीपी का यूज कर सकते हो। और जहाँ पे हम पे चॉइस होगी एलिमेंट की कि हम मैं इस एलिमेंट को पिक करूँ कि ना करूँ, इसको हम क्वेश्चन के हिसाब से समझेंगे बाद में। तो आई होप आपको ये बेसिक समझ में आया होगा डीपी का। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम क्वेश्चंस के साथ प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वीडियो खत्म करने से पहले मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा। चीज़ ये है, देखो जैसे ये है ना, जैसे ये हमने क्या देखा, फिबोनाची का कोड देखा हमने। फिबोनाची में हो क्या रहा है, हम दो जगह कॉल लगा रहे हैं, n-1 और n-2 पे। आपने एक चीज़ सुनी होगी कि हम डायरेक्टली डीपी का एरे बनाना शुरू कर देते हैं किसी भी क्वेश्चन में, बहुत सारे लोग करते हैं ऐसा। तो डीपी का एरे आता कहाँ से है, आता यहीं से है। वो कैसे आता है, देखो हमने यहाँ क्या किया था, हमने एक डीपी का एरे भरा था, साथ साथ यहाँ भरा था ना हमने। जैसे जैसे हमारा आंसर बना था वैसे वैसे हमने डीपी का एरे भरा था। तो इस एरे को आप इटरेटिवली, मतलब बिना रिकर्शन के भी आप डायरेक्टली भरना शुरू कर सकते हैं, अगर आपके दिमाग में सॉल्यूशन आपको पता है। कैसे, देखो मैं बताता हूँ आपको। जैसे मान लो आपको nth फिबोनाची नंबर निकालना है, तो आप क्या करोगे, एक एरे बनाओगे n साइज का। डीपी में भी असल में यही हो रहा है, ये एरे भर रहा है, ये डीपी का ये एरे जो है ये भर रहा है। ये आपने एरे क्या किया था, एज एन आर्ग्यूमेंट पास किया था, और इस एरे में वैल्यूज आ रही थी, जहाँ जहाँ पे मेरा आंसर जनरेट हो रहा था ना वहाँ पे वैल्यूज आ रही थी। अब देखो, जो आपने बेस केस लिए थे ना अपने फंक्शन के लिए कि 0 पे आप 0 रिटर्न करोगे, 1 पे आप 1 रिटर्न करोगे, तो उन बेस केस को तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो यहाँ। अगर आप इटरेटिव सॉल्यूशन लिख रहे हो डीपी का, तो आप सीधे एक एरे बनाओ, बेस केस जो आपके वहाँ थे
रिकर्सिव कोड में वो बेस केस की वैल्यू आप सीधे डाल दो। अब देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो एक चीज़ देखो, यहाँ सबसे पहली वैल्यू आपकी क्या बनी थी, वो बनी थी 2 की, एरे एट 2 की। एरे एट 2 की वैल्यू कैसे बनी थी, एरे एट 1 प्लस एरे एट 0। फिर एरे एट 3 की वैल्यू कैसे बनी थी, एरे एट 2 प्लस एरे एट 1। तो उसी चीज़ को मैं यहाँ बता रहा हूँ, उस चीज़ को मैं यहाँ बता रहा हूँ, कैसे बता रहा हूँ देखो। एरे एट 2 कैसे भरेगा, एरे एट 1 प्लस एरे एट 0 यानी कि 1। एरे एट 3 कैसे भरेगा, 2 एरे एट 2 प्लस एरे एट 1 यानी कि 2। एरे एट 4 कैसे भरेगा, एरे एट 3 प्लस एरे एट 2 यानी कि 2 प्लस 1 यानी कि 3। एरे एट 5 कैसे भरेगा, 3 प्लस 2 यानी कि 5। एरे एट 6 कैसे भरेगा, 5 प्लस 3 यानी कि 8। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली भी किसी डीपी के सॉल्यूशन को लिख सकते हो, लेकिन उसके लिए आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, आपके दिमाग में रिकर्सिव सॉल्यूशन होना चाहिए, पूरा रिकर्सिव सॉल्यूशन होना चाहिए। और उसके साथ साथ आपके दिमाग में बेस केसेस भी होने चाहिए कि कहाँ पे जाके आपका जो रिकर्सिव सॉल्यूशन है वो एंड करेगा। तो ये हमने डीपी का पूरा बेसिक समझा, डीपी होती क्या है, हम डीपी को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। एक बार हमने आइडेंटिफाई कर दिया तो उसको अप्रोच कैसे करेंगे। अप्रोच करने का वही तरीका है जो आपने सोचा है ना, रिकर्सिव सॉल्यूशन सोचो। अप्रोच करने का तरीका क्या है, रिकर्सिव सॉल्यूशन सोचो, बेस केस सोचो और कॉल कर दो एक स्टोरेज पास करके। या फिर आप क्या करो, डायरेक्टली एक एरे बनाओ, 1D 2D किया होगा उसको हम समझेंगे बाद में क्वेश्चंस के साथ। एक एरे बनाओ, उसको भरना शुरू करो। तो ये था डायनेमिक प्रोग्रामिंग का पूरा बेसिक। आई होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा। अगली वीडियो से हम क्वेश्चंस के साथ देखेंगे कि कैसे हम प्रश्न सॉल्व करते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग के ऊपर। तो फिलहाल के लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर चैनल पे नहीं हो तो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।